ओके, तो स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में ओम साईराम ट्यूटोरियल्स। हम लोगों ने कल साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। ऑलरेडी पोर्शन बता दिया है कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले, हम लोग का प्लानर कैसे चलने वाला है करके। तो सबसे पहला मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 2 समझ नहीं आएगा। तो कंट्रोवर्सी मेंटेन करने के लिए आप लोग सबसे पहला लेक्चर 1 देखिए और फिर लेक्चर 2 देखिए। लेक्चर 1 की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे जाके पहला लेक्चर 1 देखे और लेक्चर 1 देखने के बाद यहाँ पे लेक्चर 2 आज का देखे। तो आज हम लोग चालू करने वाले विद द टॉपिक मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड 2 टॉपिक्स। फर्स्ट इज डोबेलाइनर ट्रायड्स एंड सेकंड इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, तर मग आज आपण थर्ड टॉपिक चालू करतोय। तो ये टॉपिक समझने के लिए तुम लोग को क्या इम्पोर्टेंट है, पहला टॉपिक समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स क्या होते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस किया था, और अलग अलग मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे। उसका ये नया मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है विच इज कॉल्ड एज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। पहले 2 हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे जो क्या हो गए, डिनाय हो गए, जे आपण कन्सिडर गवर्नमेंटनी कन्सिडर केलेले नाही। ओके, तो आज ये लेक्चर के साथ चालू करेंगे। तो चालू करते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट विच इज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते पहले लेक्चर का, एकदम शॉर्ट रिवीजन कि क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स वर डोबेलाइनर ट्रायड्स and then second scientist was Newland. He considered the law of octaves. Therefore this concept is called as Newland's law of octave, and today we are going to start Mendelev's periodic table. तो चालू करूया आपण Mendelev's periodic table। Mendelev's periodic table समझना या Mendelev's periodic table चालू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखी नहीं है, ये है कि the first scientist to give us a periodic table is called as Mendeleev, और he was Mendeleev। मतलब अपने को पीरियोडिक टेबल देने वाला पहला साइंटिस्ट कौन था? मेंडेलीव। ओके, तो पीरियोडिक टेबल वाला जो भी कॉन्सेप्ट है या अलग अलग एलिमेंट को या सारे एलिमेंट्स को एक ही टेबल में समराइज करना या एक ही पीरियोडिक नाम की टेबल में समराइज करने के लिए पहला पीरियोडिक टेबल जो दिया वो किसने दिया? मेंडेलीव। जर्मन साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम है डिमित्री मेंडेलीव, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल डेवलप किया सबसे पहले। या पीरियोडिक टेबल का जो भी आइडिया है ये आइडिया उन्होंने लाया। तो ये कॉन्सेप्ट आज चालू करने वाला। सबसे पहला देखते क्या है आज का पहला पॉइंट। Mendeleev was the first scientist to make a periodic table, जैसे मैंने अभी बताया। ओके, नेक्स्ट, the Russian scientist Dmitry Mendeleev developed a periodic table of elements during 1869 to 1872। मतलब ये टाइम पीरियड के बीच में Dmitry Mendeleev जो रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें क्या दिया? पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, he considered the fundamental property of element, namely the atomic mass, as standard and arranged 63 elements known at that time in the increasing order of their atomic masses। Okay, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ग्रुप अगर क्लासिफाई करना है तो क्लासिफाई करते समय तुम लोग क्या कंसिडर कर रहे हो, या एलिमेंट को क्लासिफाई करते समय एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी तुम लोग क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे डोबेलाइनर और न्यूलैंड ने एलिमेंट क्लासिफाई करते समय एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी कंसिडर की थी? एलिमेंट की एटॉमिक मास कंसिडर किया था। वैसे मेंडेलीव ने भी क्या किया? He considered the atomic masses of the elements for the classification of element। तो इन्होंने भी क्या किया? एटॉमिक मास ही कंसिडर किया एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज 63 एलिमेंट्स। मतलब इन्होंने कितना एलिमेंट्स अरेंज किए? 63 एलिमेंट्स, क्योंकि वो टाइम पे एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। तो जितने डिस्कवर किए थे उतने ही उन्होंने क्या किए? अपने पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किए, या उतने एलिमेंट्स उन्होंने क्लासिफाई किए। ओके, इन्होंने भी जो भी अलग अलग एलिमेंट्स है इनको कैसे अरेंज किया था?
एटॉमिक मास को ही अरेंज किया था, पर एटॉमिक मास कैसे अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। कैसे अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, एनी डाउट? ओके, moving to the next slide. Then after he transformed this into a periodic table of elements in accordance there the chemical and physical properties. ओके, मतलब उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक प्रॉपर टेबल बनाया, जिस टेबल का नाम क्या दिया गया? पीरियोडिक टेबल। वापिस पीरियोडिक, ये नाम का मीनिंग मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि पीरियड मतलब पीरियोडिक मतलब कुछ ना कुछ चीज एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होना। कोई ना कोई चीज क्या होना? एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होना। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक बोलते हैं। ओके, और ये पीरियोडिक कॉन्सेप्ट लेके जो टेबल बनाया गया, ये टेबल को बोला जाता है पीरियोडिक टेबल, जिनमें एकदम डिटेल में हम लोग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने भी सारे एलिमेंट को क्लासिफाई किया और उसका एक टेबल बनाया जिसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। अभी ये पीरियोडिक टेबल करते समय इन्होंने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। ओके, और वो करते समय उन्होंने क्या कंसिडर किया? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसिडर करके उन्होंने पूरा टेबल बनाया है। तो उसका स्ट्रक्चर भी जान लेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट, these were the molecular formula of hydrides and oxides of elements, melting point, boiling point and densities of the elements and their hydrides and oxides. ओके, तो सबसे पहला हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स मतलब हाइड्रोजन से जो बनते हैं वो हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन से जो बनते हैं वो ऑक्साइड। ओके, फॉर एग्जांपल NO2, CO2। ओके, CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ऑक्सीजन के साथ जो भी एलिमेंट बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ऑक्साइड। ओके, इसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, पर वो कॉन्सेप्ट पढ़ने में कुछ मतलब उसका इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ मान के चलो कि ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन, हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन से जो बनते हैं उन्हें हाइड्राइड बोला जाता है। दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड, पर शॉर्टकट में बताने के लिए ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। और मतलब उन्होंने क्या क्या कंसीडर किया अपने पीरियोडिक टेबल में बनाते समय, उन्होंने क्या क्या कंसीडर किया? एटॉमिक मास, ओके, उसके साथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या कंसीडर किया? हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर हाइड्राइड्स, मतलब सारे के हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये सारे को लेके ये सारे को स्टडी करके उन्होंने क्या बनाया? टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, he found that the element with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval। वापिस देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पीरियोडिक का मीनिंग क्या है। he found, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया? हर एक का एक्सपेरिमेंट के पीछे क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। तो इनका भी ऑब्जर्वेशन क्या था? द एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल, मतलब जो भी टेबल बनाया था, ये टेबल के अंदर इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अलग अलग ऐसे या कोई ऐसे एलिमेंट्स है जो आफ्टर डेफिनेट इंटरवल, मतलब कोई पीरियड के बाद इनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी। तो इसी को ये हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक बोलते हैं। पीरियोडिक क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक। तो इसके वजह से ऐसे वाले टेबल को क्या बोला गया है? पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड इन्होंने क्या दिया? मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। क्या दिया? मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड पर्सपेक्टिव ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ क्या बताता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस। ये हर एक को क्या करना होगा? बाय हार्ट करना होगा, क्योंकि 1 मार्क के लिए बोर्ड में पूछा जाता है कि स्टेट द मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। ओके, तो ये पूरे लेसन में हम लोग 2 लॉ पढ़ने वाले हैं। पहला है मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, उसके इसके पीछे हम लोग को मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि स्टेट द मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ फॉर 1 और 2 मार्क्स। तो तभी ये तुम लोग को वहाँ पे स्टेट करना कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कोई डाउट? नो। वेरी गुड। नेक्स्ट,
अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडेलिव जो भी टेबल था, ये टेबल कैसे बनाया गया, ये टेबल एक्चुअल में है कि ये टेबल को डिटेल स्टडी हम लोग अभी चालू करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, द वर्टिकल कॉलम्स इन हिज टेबल आर कॉल्ड एज द ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ओके, तो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दे रखा है 2.3 मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, जो भी तुम लोग को टेबल दिया है वो टेबल ऑब्जर्व करना और वो टेबल को देख के इस एक्सप्लेनेशन को सुनना कि द वर्टिकल कॉलम जो भी उस टेबल में वर्टिकल कॉलम्स है, ये सारे वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया? ग्रुप्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ग्रुप्स। और जो भी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है, ये सारे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को क्या बोला गया? पीरियड बोला गया। ओके, ये तुम लोग का कौन सा कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है? ये फर्स्ट पॉइंट के साथ स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। क्या चालू हो रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। अब ये मैं स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ये स्पेसिफाई करने के पीछे का रीजन ये है कि तुम लोग को क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा जाता है, लॉ पे पूछा जाता है, उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इसके वजह से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि अभी हम लोग क्या चालू कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो ये भी पूछा जाता है अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड में। तो फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सबसे पहले समझा वर्टिकल जो भी कॉलम्स है, तो ये वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है पीरियड्स। ओके, वापिस एक बार, ग्रुप्स बोला जाता है और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला जाता है? पीरियड्स। ओके, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पहले में देखा कि सारे एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ओके, सेकंड है कंसीडर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। हाँ, तो ये सब तुम लोग क्या लिख सकते हो अपने स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन में तुम लोग लिख सकते हो। ये हो गया तुम लोग का, यहाँ पे क्या खत्म होता है? स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेंडेलिव क्लासिफाइड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नेमली द एटॉमिक मास एज स्टैंडर्ड। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज स्टैंडर्ड, मतलब सबसे पूरा जो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल बना वो कौन से प्रॉपर्टी पे बना? एटॉमिक मास कंसीडर लेके ही बना। और उसके साथ क्या क्या कंसीडर किया गया? तो आंसर, Mendeleev considered the fundamental property of the element, namely the atomic mass, as a standard and arranged 63 known elements at that time in an increasing order of their atomic masses. Then it transformed it into the periodic table of elements in accordance with the physical and chemical property. उसके बाद he arranged all the elements in the increasing order of increasing order of atomic mass. And these were the molecular formulas of the hydrides and oxides of the element, melting point, boiling points and densities of the elements, and their hydrides and oxides. Okay? उसके बाद उसका एक ऑब्जर्वेशन क्या था कि मेंडेलीव फाउंड दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल, और उसके वजह से ये टेबल को बोला गया पीरियोडिक टेबल। क्या बोला गया? पीरियोडिक टेबल। ओके, तो नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है डीमेरिट एंड मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स मतलब क्या? अच्छी बात है। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, या मेरिट्स मतलब मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में अच्छी बातें क्या है, इसे बोला जाता है मेरिट्स। और डीमेरिट्स मतलब जैसे हम लोगों ने पहले देखा ड्रॉबैक, ड्रॉबैक को बोला जाता है डीमेरिट्स। ड्रॉबैक को क्या बोला जाता है? डीमेरिट्स। ओके, सबसे पहले हम वी आर स्टडीइंग मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट फॉर द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक masses of some elements were revised as to give them proper in a periodic table in accordance with their properties। मतलब उनके प्रॉपर्टीज कंसिडर करके एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज, मतलब कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक जो भी क्या बोलते हैं एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास क्या हो रहे थे या उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी। ओके, तो ये रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए मेंडेलीव ने एक उनको क्या देगी, एक अच्छी जगह दे दी या
वो एलिमेंट को रिवाइज कर दिया। क्या कर दिया? रिवाइज, मतलब ऐसे उनको फॉर्म कर दिया कि वो कोई भी टेबल को डिस्टर्ब ना करे। ऐसे वाले फॉर्म को उसको ऐसे वाले फॉर्म में एलिमेंट को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। तो वो एक बहुत अच्छा बड़ा पॉइंट है कि उन्होंने जो प्रॉब्लम दिख रहा था, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक अच्छा वाला सोल्यूशन दे दिया कि ही रिवाइज्ड द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन, मतलब जो भी पीरियोडिक टेबल में फिक्स किए थे उनको वापस अच्छी तरीके से फिक्स किया कि उनके जो भी प्रॉपर्टीज है या उनके एटॉमिक मासेस है ये क्या ना हो, रिपीट ना हो, या कोई भी डिस्टर्बेंस अपने पीरियोडिक टेबल में ना आए। ओके, नेक्स्ट, he kept vacant places in the periodic table for the elements not discovered till then। एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट जो कि लिमिटेशन था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। ओके, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का लिमिटेशन ये था कि उन्होंने कोई भी वैकेंट प्लेसेस या नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई भी जगह नहीं रखी थी। तो उसके वजह से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया, जो अपना पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स वो टाइम पे नोन नहीं थे, जब वो टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे, तो नए आने वाले एलिमेंट्स के लिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया? वैकेंट प्लेस। वैकेंट प्लेस मतलब खाली जगह रखी जहाँ पे नए एलिमेंट्स क्या किए जाएंगे? अरेंज किए जा सकते हैं। समझे? एनी डाउट? He discovered till then 3 of these unknown elements were given name as Eka boron, Eka aluminum and Eka silicon। Okay, so these are the elements which were not considered at the time of Mendeleev periodic table। Not considered मतलब consider किए गए थे, sorry discovered हुए थे, पर उसका प्रॉपर डिस्कवरी, डिटेल डिस्कवरी हुआ नहीं था। तो मालूम था कि ऐसे कुछ तो होने वाले है, कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो उनका फिक्स नाम नहीं दिया गया था। तो उसके वजह से टेम्पररी उन लोगों को क्या, वो एलिमेंट्स को क्या नेम दिया गया? एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। ओके, टेम्पररी दे वर नेम्ड एज एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम। समझे? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट, later these elements were discovered and named as scandium, gallium and germanium। मतलब जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, क्या थे? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया था, 3 अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे जिनको नाम दिया था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। लेटर ये एलिमेंट्स क्या हो गए? डिस्कवर्ड हो गए, और उनको दे वर नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड Germanium। मतलब Eka boron was named as scandium, Eka aluminium was named as gallium and Eka silicon was named as germanium। Any doubt? No। Okay, next point, the properties of these elements match with those predicted by Mendeleev's periodic table। मतलब मेंडेलीव ने जो भी प्रॉपर्टीज वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रेडिक्ट की थी। प्रेडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना मतलब क्या करना? भविष्यवाणी। यानी कि वो डिस्कवर्ड होने से पहले इन्होंने कुछ तो अंदाजा लगाया था। क्या लगाया था? अंदाजा। वो उनका प्रेडिक्टेशन क्या हो गया? प्रूव हो गया या राइट निकला। वो जो भी प्रेडिक्टेशन था उनका, वो सारा प्रेडिक्शन क्या हो गया? प्रूव हो गया या राइट हो गया। ओके, तो the properties of this element matched with those predicted by the Mendeleev's periodic table। मतलब नए वाले जो स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम थे, इनकी प्रॉपर्टी उन्होंने जो बताया उससे उसके प्रेडिक्शन से वो क्या हो गए? मैच हो गए। ये सारे उनकी अच्छी बातें, मेरिट्स हम लोग देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इसको एकदम समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। There were no place reserved for noble gases in its original periodic table। मतलब उनके ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए कोई भी जगह नहीं थी। अभी तो बोला मेरिट्स पढ़ रहे हैं ना, आगे पढ़ो उसके। However, when noble gases were discovered such as helium, neon and argon, he created a zero group without disturbing the original periodic table in which they were fitted well। तो वहां पे भी उन्होंने वो वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन निकला, और बहुत ही सटीक सोल्यूशन था। सोल्यूशन यही था कि उन्होंने क्या किया, जो भी नोबल गैस थे, ये नोबल गैस आर डिफरेंट, दे आर एलिमेंट बट नॉट एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं होते, ये गैसेस होते हैं। क्या होते हैं? गैसेस। ओके, तो गैसेस में भी क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं,
पर इनको एलिमेंट के साथ हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते, या एलिमेंट के साथ इन लोगों को प्लेस नहीं किया जाता। इसके वजह से इन्होंने क्या किया, कोई पूरे जो टेबल है वो पूरे टेबल को बिना डिस्टर्ब किए इन्होंने टेबल के बाजू में एट द एंड ऑफ द टेबल इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप क्रिएट किया, जिस ग्रुप को नाम दिया गया जीरो ग्रुप। नाम क्या दिया गया, जीरो ग्रुप। ये जीरो ग्रुप में सारे नोबल गैस, वो टाइम पे 3 नोबल गैस डिस्कवर हुए थे, हेलियम, नियॉन और आर्गन। वो सारे नोबल गैसेस के लिए और एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप में सारे नोबल गैस फिट करवा दिए। मतलब उसके वजह से हुआ क्या, उसके वजह से रिजल्ट ये हुआ कि जो भी पीरियोडिक टेबल बना था, ये पीरियोडिक टेबल को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाया, मतलब वो पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट था या बहुत बड़ा मेरिट है कि उन्होंने क्या किया, विदाउट डिस्टर्बिंग द मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल ही क्लासिफाइड या ही मेड अ न्यू ग्रुप कॉल्ड एज जीरो ग्रुप फॉर न्यूली डिस्कवर्ड नोबल गैसेस। समझे, वो टाइम पे डिस्कवर्ड नोबल गैसेस कौन से थे, हेलियम, नियॉन एंड आर्गन। ओके, समझे, एनी डाउट? ओके, तो डीमेरिट चालू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। ये लेक्चर जो भी चलेंगे ये चैप्टर के और आने वाले थर्ड वाले चैप्टर के, ये बहुत ही स्लो चलेंगे। क्या चलेंगे, बहुत ही स्लो, क्योंकि ऑलरेडी पोर्शन बहुत आगे है और पोर्शन कवर भी होने वाला है। तो ये बहुत ही स्लो चलेंगे। स्लो पर चलने के पीछे का रीजन ये है कि हम लोग छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी क्या करने वाले हैं, समझ के लेने वाले, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ पोर्शन और क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और क्वालिटी ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पर 4 कॉन्सेप्ट में से अगर दिमाग में कुछ नहीं गया तो वो पूरा लर्निंग क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। जो भी पढ़ाना है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तुम लोग का भी, पढ़ाने वाले का भी, दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, तो 4 की जगह पे अगर 2 ही कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं और वो भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिटेल अंडरस्टैंडिंग से ले रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा के कुछ नहीं समझना और 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा के वो दोनों कॉन्सेप्ट पूरा समझना, ये उससे भी बेटर है। इसके वजह से हम लोग क्या करें, स्लो जाएंगे, पूरा डिटेल हम लोग लेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं बार बार एक ही पॉइंट लेके उसको रिवाइज करें। क्यों, क्योंकि तुम लोग के माइंड में एकदम क्या हो जाए, वो फिक्स हो जाए। ओके, इसके वजह से हम लोग स्लो चलते रहेंगे, क्योंकि ये डाउट रहेगा ना, क्योंकि पढ़ते समय ना दिमाग एक नहीं सोचता है, बहुत सी अलग अलग बातें सोचता है। तो वो सोचने के लिए दिमाग को हम लोग क्या देना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है। क्या जरूरी है, टाइम देना। इसके वजह से स्लो चलेंगे। डाउट्स आएंगे, डाउट्स पूछो कमेंट में, और जो भी डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स हर एक संडे के लेक्चर में, जो लेक्चर रहेगा वो संडे के लेक्चर में हर एक कमेंट्स का या हर एक डाउट का क्या किया जाए, कंसिडरेशन किया जाएगा। समझे, और एक बार मेरिट। ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार और डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल। अभी डीमेरिट्स मतलब वापस जैसे हम लोग ने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और डोबेरेनर्स में देखा था लिमिटेशन ड्रॉबैक, तो वो लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीमेरिट्स। क्या बोलते हैं, डीमेरिट। तो मेंडेलियव का भी जो टेबल है ये क्या हो गया, डिनाय हो गया। तो ये डिनाय होने के पीछे का रीजन क्या है, या उनकी जो भी कमियां है, डीमेरिट, ड्रॉबैक्स, वो टेबल के ड्रॉबैक्स क्या है। तो ये टेबल के ड्रॉबैक्स ये है, फर्स्ट पॉइंट, the whole number atomic masses of the elements like cobalt and nickel is the same. Therefore, there was ambiguity regarding the sequence in the Mendeleev periodic table. मतलब कोबाल्ट और निकल, इन लोग के दोनों का एटॉमिक मास कैसा था, होल नंबर था। कैसा था, होल नंबर। तो उनकी जो भी प्लेस, एम्बिग्विटी मतलब डिफिकल्टी, एम्बिग्विटी मतलब डिफिकल्टी, तो उनकी ये डिफिकल्टी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफिकल्टी आ गई जिसका आंसर मेंडेलीव के पास नहीं था, या मेंडेलीव लॉ से हम लोग को उसका आंसर नहीं मिल रहा था। तो ये डीमेरिट हो गया बहुत ही। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव पुट forth the periodic table. As isotopes have same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in the Mendeleev's टेबल। ओके, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है, आइसोटोप्स। ये भी पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होता है।
तो ये मान के चलो कि आइसोटोप्स एक कॉन्सेप्ट है। ये आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं पर डिफरेंट एटॉमिक मास है। उनके एटॉमिक मास क्या रहता है, सेम रहता है। वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप्स एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव आइसोटोप्स वर नॉट डिस्कवर्ड, मतलब मेंडेलीव के टाइम पे आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसके वजह से इन्हें कोई आइडिया नहीं थी। तो आइसोटोप डिस्कवर होने के बाद उन्होंने कोई भी आइसोटोप के लिए जगह नहीं रखी थी और इसके वजह से वो टेबल में सारे आइसोटोप्स को प्लेस करना बहुत ही मुश्किल हुआ था, समझे। एज आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, चैलेंज वाज पोज्ड। अभी ये चैलेंज क्यों बना था, ये आइसोटोप्स को अपने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में फिट करने के पीछे चैलेंज क्यों बना था, इसका मीनिंग ये है क्योंकि आइसोटोप्स क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहता है। मेंडेलीव ने क्या किया था, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ अरेंज किया था। तो अगर ये आइसोटोप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं पर एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मेंडेलीव को क्या, मेंडेलीव के टेबल में ये कॉन्सेप्ट दिख ही नहीं रहा था। तो दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज ऑफ प्लेसिंग देम इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये डिमेरिट हो गया। नेक्स्ट, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा कि वाटर आइसोटोप, जैसे हम लोग ने अभी नए वाला एक कॉन्सेप्ट आया कि आइसोटोप क्या होता है। ये आइसोटोप का एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि एलिमेंट्स विच हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उन लोगों के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर और सेम में डिफरेंस है। सेम मतलब एग्जैक्ट सेम होना, सिमिलर होना मतलब लगभग सेम होना, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होते, वो अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। ओके, तो ये सिमिलर, उन लोग की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ओके, तो उन लोग की जो मास होते हैं, एटॉमिक मास, हाँ, तो ये एटॉमिक मास उन लोग के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनका एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोग को। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन जिसका आइसोटोप दो होते हैं क्लोरीन के आइसोटोप, एक होता है 35 और एक होता है 37। मतलब क्लोरीन के आइसोटोप्स का वेट या एटॉमिक मास होता है, एक क्लोरीन का आइसोटोप बोलता है कि मेरा मास कितना है 35, और दूसरे का आइसोटोप का जो मास है वो कितना होता है 37। पर क्लोरीन का जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये क्या है, सेम है। दोनों भी क्लोरीन क्योंकि एक ही एलिमेंट से बने हैं, सिर्फ उनका एटॉमिक मास क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि हम लोग ने क्लोरीन का एग्जांपल लिया कि 35 और 37। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव वर नॉट डिस्कवर्ड, और उसके वजह से डिस्कवर्ड ही नहीं है तो उनको कैसे अरेंज किया जाए, तो इसके वजह से मेंडेलीव के टेबल में आइसोटोप को फिक्स करना इज वाज अ वेरी बिग चैलेंज। ओके, किसको चैलेंज था, तुम्हें हमें नहीं, जो वो टाइम पे साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट को वो चैलेंज था। नेक्स्ट, ये डिमेरिट है, हाँ डिमेरिट है। When elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the rise in the atomic mass does not appear to be uniform. यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म का मीनिंग यही होता है कि यूनिफॉर्म का मीनिंग एक सीरीज में क्या कंटिन्यूस सेम चलना, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब उनका डायरेक्शन क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा, एकदम सेम, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म। तो जो भी एटॉमिक मास अरेंज किए थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे, पर वो जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं दिख रहा था। कहाँ पे, तो उन लोग का जो भी एटॉमिक मास है वो कम ज्यादा दिख रहा था। तो इसके वजह से तो पूरा जो सीक्वेंस है वॉज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब जो भी सीक्वेंस है ये एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एकदम सेम नहीं दिख रहा था। ओके, इट वॉज नॉट पॉसिबल देयर फॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हेवी एलिमेंट। तो इसके वजह से और एक सवाल पैदा हो गया। ये सवाल क्या हुआ कि अगर उन लोग का एटॉमिक मास में इतना दिक्कत आ रही है तो
ऐसा हो सकता है कि इनके नए नए क्या हो सकते हैं एलिमेंट भी, जैसे आइसोटोप नया कॉन्सेप्ट आया, वैसे इसका भी कुछ तो अलग नया कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन द टू हेवी एलिमेंट। अगर दो हेवी एलिमेंट है, हेवी एलिमेंट मतलब एटॉमिक मास ज्यादा होना, हेवी एलिमेंट मतलब एटॉमिक मास ज्यादा होना। तो ये ज्यादा एटॉमिक मास मतलब दो हेवी एलिमेंट के बीच में जो भी नया वाला एलिमेंट है, इसको फिक्स करने के लिए नया वाला एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, ऐसा वो टाइम पे क्या था मानना था। पर ऐसे कोई भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक क्या था प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम को नए वाले साइंटिस्ट ने सॉल्व किया, जिन्होंने हमें क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। क्या दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सबसे बड़ा डीमेरिट है कि हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विद हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी जो भी होते हैं, ये होते सारे तुम लोग के क्या बोलते हैं हैलोजन। पर ये हैलोजन कहाँ पे होते हैं? ग्रुप 7। वापिस ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम्स। ओके, तो ये वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला जाता है। तो 7th वर्टिकल कॉलम मतलब जो ग्रुप नंबर 7 है, इसमें सारे हैलोजन्स प्लेस किए जाते हैं। क्या प्लेस किए जाते हैं? हैलोजन्स प्लेस किए जाते हैं। तो हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विद हैलोजन। हैलोजन के साथ हाइड्रोजन को क्या, हाइड्रोजन क्या दिखाता है? अपनी सिमिलरिटी दिखाता है। इसके वजह से उसका जो भी प्लेस है वो कहाँ पे होना चाहिए? ग्रुप नंबर 7 में होना चाहिए। पर वो ग्रुप नंबर 7 में नहीं है, वो ग्रुप नंबर 1 में है। तुम लोग अपना पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द ग्रुप नंबर 1। तो इसका डीमेरिट क्या है? ऑल्सो देयर इज सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल ग्रुप 1। मतलब ये दोनों पत्थर पे पैर रख के हाइड्रोजन क्या हो रहा है? नाच रहा है। ये इसका मीनिंग यही है कि वो सिमिलरिटी हाइड्रोजन तो दिखा रहा है, पर जो भी ग्रुप नंबर 1 है, एक ग्रुप नंबर के 1 के केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट्स है, और ग्रुप नंबर 2 अल्कली मेटल जो भी है, ये दोनों ग्रुप के साथ ये क्या दिखा रहा था? सिमिलरिटी अपने केमिकल प्रॉपर्टीज को चलते दिखा रहा था। मतलब अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन ग्रुप 1 और ग्रुप 7, ये तीनों को वो क्या दिखा रहा था? सिमिलरिटी दिखा रहा था। समझे? तो उसके वजह से ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट हो गया कि व्हाट इज द पोजीशन या व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो वो ग्रुप नंबर 7 में फिट किया जाएगा या ग्रुप नंबर 1 में फिट किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? बहुत ही बड़ा डिमेरिट हो गया। और इम्पोर्टेंट, अगर बोर्ड पर्सपेक्टिव भी पढ़ा जाए तो बहुत ही बड़ा डिमेरिट यही होता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आगे चलते भी अगर कोई बाई चांस साइंस वगैरह लिए तो उसमें वापिस ये तुम लोग को दिक्कत देने वाला है। वापिस तुम वहाँ पे यही पढ़ोगे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, there is similarity in the molecular formula of the compounds of hydrogen alkali metal formed with chlorine and oxygen। क्लोरीन और ऑक्सीजन के जो भी अलग अलग अल्कली मेटल्स बन रहे, हाइड्रोजन के जो भी अलग अलग अल्कली मेटल्स बन रहे थे, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल फॉर्म विद क्लोरीन। क्लोरीन और ऑक्सीजन से बने हुए हाइड्रोजन के अल्कली मेटल्स को भी ये क्या दिखा रहा था? सिमिलरिटी दिखा रहा था। वापिस क्लोरीन इज हैलोजन, मतलब ये वापिस हैलोजन को क्या दिखा रहा था? सिमिलरिटी दिखा रहा था। और हैलोजन और ऑक्सीजन को मिलके जो भी अल्कली मेटल्स बन रहे थे, अल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1। मतलब ये वापिस ये प्रूफ क्या हो गया? तुम लोग को एक प्रूफ मिल गया कि वो क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 1 दोनों को अपनी सिमिलरिटी दिखा रहा है। तो इसके वजह से ये समझ नहीं रहा था कि इसको कहाँ प्लेस किया जाए। दो जगह पे नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन इधर एक ही एलिमेंट है ना वो। तो हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 7 या ग्रुप नंबर 1 कहाँ पे प्लेस करने का, ये बहुत बड़ा क्या था? बोलो क्या था? प्रॉब्लम था। चैलेंज से ज्यादा चैलेंज भी बोल सकते हैं, पर प्रॉब्लम था। On considering the above property, it can be decided whether the correct position of the hydrogen is the group of alkali metal group 1 or in group of halogen group number 7। ये हम लोग ने अभी पढ़ा।
ओके, तो नया फॉर्म है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज जो भी हम लोग ने पढ़ा ये सारा किसके बारे में था? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में था। किसके बारे में था? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मेंडेलीव वाज द जर्मन साइंटिस्ट एंड ही वाज द फर्स्ट Russian scientist and he was the first scientist to give us a periodic table or classify the elements in the form of a periodic table. Okay, तो इसके वजह से इनका क्या किया जाता है? एप्रिसिएशन किया जाता है कि एक टेबल बनाना, उनको वो प्रॉपर टेबल में कंसिडर करना, ये बहुत ही बड़ा क्या काम है। इसके वजह से इन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। पर इसमें भी डीमेरिट्स आए और डीमेरिट्स आए और बहुत अच्छी बातें या जो अच्छे पॉइंट्स है ये भी इन्होंने अपने टेबल में कवर किए थे। तो इनके टेबल में डीमेरिट्स के साथ साथ मेरिट्स भी थे, मतलब कुछ अच्छी बातें भी थे और वो डिनाई करने के पीछे उनके कुछ टेबल के ड्रॉबैक्स भी थे। तो इसके वजह से इनके हम लोग ने क्या पढ़े? पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा, नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा और नेक्स्ट डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा। समझिए वापस एक बार रिवीजन के लिए हर एक लेक्चर का लास्ट अपने 10 मिनट जो होते हैं वो जो सिखाया आज उसका एक शॉर्ट रिवीजन होता है। तो जो भी रिवीजन करना हो तो रिवीजन करने के लिए वो देख सकते हो आप। लास्ट 10 मिनट तुम लोग देख सकते हो, तो क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में ये रिवीजन होता है, जो भी हम लोग सीखते हैं इसका शॉर्ट रिवीजन होता है। तो सबसे पहला देखो, दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज के हम लोग ने लेक्चर में लर्न किए। नेक्स्ट लेक्चर में वापस, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, नेक्स्ट लेक्चर में वापस क्या करके आना है? रिवीजन करके आना है, क्योंकि वापस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी रिलेटेड प्रैक्टिस यही होती है कि रिवीजन करना, बार बार वो ब्रेन को क्या करना? रिवाइज करके वो ब्रेन को प्रैक्टिस करवाना। ओके, तो वापस रिवीजन करके आए तो ही ये नेक्स्ट वाला लेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा समझेगा। समझे? ओके, तो इसके साथ आज का लेक्चर हम लोग एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए दरबार बरखा।